अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 13 जो कि कंप्लीट हो गया है, आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऑप्शन दी हुई अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज, रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट अ न्यूट्रल चार्ज और रिपेल न्यूट्रल चार्ज। तो सबसे अच्छी ऑप्शन है रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेकंड स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट गेन एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट अनदर। जो ऑब्जेक्ट है वो कब जो है वो एक्सेस नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन कर सकता है, उसको अगर हम रब करें न्यूट्रल बॉडी के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ, और डी ऑप्शन आइदर ए, बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम उसको रब करें तो वो एक्सेस नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन करेगा। थर्ड एमसीक्यू की स्टेटमेंट है टू चार्ज ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर व्हेन द ऑब्जेक्ट बी इज प्लेस्ड नियर द नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी, द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। ये अपनी बात नोट करनी है कि जो C है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब B को A के साथ रब करके C के साथ रखते हैं तो वो रिपेल करता है, तो उसका मतलब है B पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो उन्होंने आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट A, तो A के मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब है A पर ऑपोजिट चार्ज होगा। तो इसका आंसर है बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करें तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो दूसरे पर नेगेटिव। तो बी पर नेगेटिव है, इस वजह से सी पर भी नेगेटिव था, तो दोनों ने रिपेल किया, तो ए पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। फोर्थ है व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर सेवरल टाइम्स एंड पुट इट नियर सम बिट्स ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड इट, व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। तो अगर वो अट्रैक्ट करती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, द रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपन्स टू द अट्रैक्शन ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेज। तो कूलम लॉ में आपने पढ़ा था कि कूलम जो फोर्स है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन बी डिक्रीजेज। सिक्स है द कूलम लॉ इज वैलिड फॉर चार्जेस विच आर, कूलम लॉ जो है वो किन चार्जेस के लिए वैलिड है, तो इसके ऑप्शन सी है स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। ये कूलम लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि ये स्टेशनरी यानी जो चार्ज रेस्ट पर होते हैं और पॉइंट चार्जेस पर अप्लाई होता है। सेवंथ है अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट व्हेन दे आर moved closer together so that they are now only 1 सेंटीमीटर apart। 4 टाइम डिक्रीज कर दिया, तो फोर्स के बारे में पूछा, तो फोर्स कितने टाइम रिड्यूस कर जाएगी, 16, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। तो मतलब डिस्टेंस डिक्रीज किया जा रहा है तो फोर्स इंक्रीज होगी। पहले वाले एमसीक्यू में डिस्टेंस जो था वो इंक्रीज किया जा रहा था तो फोर्स क्या हो रही थी, डिक्रीज। एट्थ है 5 जाउल ऑफ वर्क, W पता चल गया, इस शिफ्ट नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज पता चल गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेस इज। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू W ओवर Q, तो 5 ओवर 10 0.5 वोल्ट। 9 है टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस अ ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए तो चार्ज आपको पता है ऑपोजिट होने चाहिए, तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, डी पॉजिटिव 2Q एंड नेगेटिव 2Q। लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नेवर क्रॉस ईच अदर, ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट पेज पर भी एक एमसीक्यू है कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज। तो आपने फार्मूला पढ़ा था कैपेसिटर में Q इक्वल्स टू सी वी, और C कैपेसिटेंस है तो C के लिए अगर ड्राइव करें तो C इक्वल्स टू Q ओवर V, यानी ऑप्शन बी। रिव्यू क्वेश्चन जो थे ये मैंने चैप्टर के टॉपिक के साथ साथ ही आपको बता दिए थे कि इस टॉपिक से रेलेवेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये आपने कैसे करने हैं।
अब हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एन इलेक्ट्रिफाइड रॉड होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर, आफ्टर अ वाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे। तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इलेक्ट्रिफाइड चार्ज रॉड जो है वो जो है वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो अट्रैक्टेड पीस ऑफ पेपर हैं वो फ्लाई अवे हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न ये है कि जब वो जो पेपर है, पीस ऑफ पेपर, वो रॉड के साथ स्टिक होते हैं, मतलब चिपकते हैं, तो अपने रॉड, क्योंकि ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, वो रॉड के साथ कांटेक्ट के बाद अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। तो अगर पीस ऑफ पेपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रॉड, तो पीस ऑफ पेपर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो रॉड पहले से पॉजिटिव था, तो वो दोनों पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो इस वजह से वो फ्लाई अवे हो जाएंगे। तो इसको प्रॉपर आंसर के लिए मैंने लिख दिया है, ये आप नोट कर लें। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, इट गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर। When the pieces of paper touch the rod, their electrons transfer to the rod and the pieces of paper also become positive and flown away due to the repulsion. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप if it has a charge of 7.5 into 10 raised to the power minus 11 कूलम। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप दो चीज़ें आपस में रब करें तो एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरी पर उतना ही नेगेटिव। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्कोप पर इतना पॉजिटिव चार्ज है तो कितना आपने चार्ज रिमूव किया होगा, तो इतना ही हमने चार्ज रिमूव किया होगा, लेकिन उसके लिए साइन क्या यूज़ करेंगे? नेगेटिव 7.5 into 10 raised to the power 11 कूलम ऑफ चार्ज हैज़ बीन रिमूव्ड। तो ये भी मैंने लिख दिया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अ चार्ज ऑफ -75 7.5 है, 75 नहीं 7.5 कूलम हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फोर्थ क्वेश्चन है, डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर का चार्ज इक्वल होता है, तो इसका आंसर है इन सीरीज कम्बिनेशन ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड साइड बाय साइड कनेक्ट किया होता है, इस वजह से सो ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज। फिफ्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे, ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कम्बिनेशन हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो पैरेलल कम्बिनेशन में आपने सीखा था कि हर कैपेसिटर जो है वो इंडिविजुअली कनेक्टेड है बैटरी से, वो किसी दूसरे कैपेसिटर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। तो हर कैपेसिटर क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, तो हर कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम। तो कैसे लिखेंगे? इन पैरेलल कम्बिनेशन ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द बैटरी, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, perhaps you have seen a gasoline truck trailing a metal chain beneath it. What purpose does the chain serve? तो आपने वो जो ऑयल टैंकर होते हैं उनके पीछे चेन देखी होगी, एक चेन लटक रही होती है, तो उसका क्या पर्पज़ है? तो आपको पीछे मैंने एक इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मूव करने वाली चीज़ें हैं, जहाज़ है, ऑटोमोबाइल हैं, ये एयर में से मूव करती हैं, तो इनकी बॉडी चार्ज हो जाती है एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो जो ऑयल टैंकर है उसके लिए तो वो चार्ज बहुत ख़तरनाक है, तो उसको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चेन इसलिए लटकती है, साथ उसके साथ अटैच की हुई है कि उसकी बॉडी अगर चार्ज हो तो वो चार्ज जो है थ्रू चेन ग्राउंड हो जाए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए है, द मेटल चेन इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्थिंग। अर्थ किया हुआ है उसके ज़रिए हमने, यानी उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है।
When gasoline truck moves, its body gets charged due to air friction, and this charge is dangerous. A body of the truck discharge through the metal chain. this metal chain से हम उसको क्या कर देते हैं, discharge कर देते हैं. 7th है, if high voltage power line fell across your car while you were in the car, why should you not come out of the car. कि अगर कोई वायर जो है ट्रांसमिशन लाइन वो कार के ऊपर गिर जाए तो आपको कार से बाहर नहीं आना चाहिए. तो उसकी रीज़न क्या है, तो उसकी रीज़न ये है कि इनसाइड द कार वी आर सेफ, कि कार के इनसाइड आप सेफ रहेंगे, क्योंकि द चार्ज इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस. चार्ज जो है वो सिर्फ उसकी सरफेस पर है बाहर कार की ऑफ द कार, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कार इज़ ज़ीरो. तो जब तक आप उसके अंदर रहेंगे कार के, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आप सेफ हैं. बाहर निकलेंगे तो आपका जो है बॉडी टच होगी उसकी कार की आउटर सरफेस के साथ, और पाँव जो है वो ग्राउंड के साथ. तो एक डिस्चार्ज पाथ मिलेगा जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, यानी चार्ज फ्लो करेगा ग्राउंड में. तो जब तक आप कार के अंदर हैं तब तक आप सेफ हैं. और लास्ट है, एक्सप्लेन वाई द ग्लास रॉड कैन बी चार्ज बाय रबिंग व्हेन हेल्ड बाय हैंड, बट एन आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग इफ़ हेल्ड बाय हैंड. कि आप एक ग्लास रॉड को जो है वो तो हाथ में पकड़कर रब करने से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आयरन रॉड को नहीं कर सकते. तो इसकी रीज़न क्या है, ग्लास रॉड के मतलब आपको पता है कि ये जो है इंसुलेटर है, तो अगर इस पर चार्ज आएगा तो वो आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड नहीं हो सकता. लेकिन अगर आयरन रॉड जो है वो कंडक्टर है, तो वो चार्ज होता है रबिंग से, तो उसका चार्ज जो है फ़ौरन आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा. तो इस वजह से ग्लास रॉड को हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो आयरन रॉड को नहीं कर सकते. तो इसको आप लिखेंगे, बिकॉज ग्लास रॉड इज़ एन इंसुलेटर, सो चार्ज डिवेलप्ड ऑन इट ड्यूरिंग रबिंग डज नॉट फ्लो टू द ग्राउंड through the body. However, iron rod is a conductor and charge developed on it can flow to the ground easily through the body.